बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की इंतशारी सियासत का ख़ात्मा होने वाला है और फिर जो जेल में बैठ के ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये 2 माह बाद ख़त्म हो जाएगी, इस हवाले से इन्होंने कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं। वो उम्मीदें भी टूटने वाली हैं इनकी, इमरान खान साहब की। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इस हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक नया फ़ैसला दिया है और यहाँ जो है ये ढोल बजाए जा रहे हैं, खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब इस फ़ैसले के बाद तो ये हो ही नहीं सकता कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है उस पर अमल दरामद ना हो। क्या ऐसा ही होगा? क्या पार्लियामेंट मज़ाहमत नहीं करेगी? पार्लियामेंट और अदलिया आमने-सामने आ गए हैं, डट गए हैं। इनमें से पसपाई कौन-सा अदारा इख्तियार करेगा? लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम नदीम अरशद साहब की। पूरी कौम खुशियाँ मना रही है। खुशियाँ मिलदी हैं कदी-कदी सानू वैसे इज्तमाही खुशी दा ते कदी-कदी मौका आंदा और पूरी कौम खुश है कि नदीम अरशद साहब ने ओलंपिक में जो जेवलिन थ्रो है उसमें ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि ओलंपिक का नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। उन्होंने 92.97 मीटर दूर जो है वो नेज़ा फेंक के ये एजाज़ जो है ये हासिल किया है। वैसे जब उन्होंने दूसरी कोशिश में ये 92.97 मीटर नेज़ा फेंका है ना, तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि ज़ाहिर है ये एक नया रिकॉर्ड था। और फिर बाकी जो उनके साथ खेलने वाले दीगर खिलाड़ी थे दीगर ममालिक के, तो वो एक तो उन पे मायूसी ये लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएंगे। और ख़ास तौर पे जो भारतीय हरीफ थे उनके नीरज चोपड़ा, उनसे तो कि एक मिस्टेक्स हुई फिर नेज़ा फेंकने में। वो वाली चाबक दस्ती नहीं थी जो माजी में नज़र आती थी। और फिर दोनों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है और नीरज चोपड़ा ने उनको मुबारकबाद दी है। वो भी उनके साथ मिले हैं भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह। और फिर दोनों की जो वालदाएँ मोहतरमा हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। नीरज चोपड़ा की वालदा ने कहा जब उनसे पूछा गया कि आपका बेटा दूसरे नंबर पे आया है, पाकिस्तानी नदीम अरशद पहले नंबर पे आ गया है, तो उन्होंने कहा नदीम अरशद भी तो मेरा बेटा ही है। और इसी तरह जब नदीम अरशद की वालदा से नीरज चोपड़ा के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो भी तो मेरा बेटा ही है, उसके लिए मैं दुआ करती हूँ कि वो भी मेडल जीते। और वो कहती है कि वो मेरे नदीम अरशद का दोस्त है, भाई है। इस तरह की बातें दोनों तरफ से हुई हैं। और नदीम अरशद साहब के लिए जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसने बहुत सारे एजाज़ात का और इनामात का ऐलान भी किया है। और ये इनकी जो जीत है बहुत सारे लोग अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये बात तो नदीम अरशद साहब जो है वो खुद ही कह चुके हुए हैं कि जनाब जो यूथ फेस्टिवल हुआ था 2012 में, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, तो उससे मुझे आगे आने का मौका मिला। और इमरान खान पे वो तनकीद भी करते रहे हैं। इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो इन्होंने जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स थी, जो महकमाना गेमें खेलने थी, वो ख़त्म कर दी थी। तो उन्होंने उस पर तनकीद भी की थी, दरख्वास्त भी की थी वज़ीर-ए-आज़म से, इमरान खान से कि जनाब आप ये ऐसा ना करें, क्योंकि जो रोज़ी रोटी होती है वो पहले नंबर पे होती है। वो कहते हैं 2016 में जब मुझे वापडा ने मुलाजमत दी तो उसके बाद जो है मेरा हथ ज़्यादा सीधा होया। इस तरह की गल उन्होंने की है। बहरहाल दोनों का, नदीम अरशद साहब का भी और नीरज चोपड़ा का भी देहाती पस मंज़र है। और नदीम अरशद साहब जो हैं ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। नदीम अरशद साहब, पूरी कौम खुशियां मना रही है, सबका हीरो है नदीम अरशद। पहला पाकिस्तानी है जिसने ओलंपिक में इनफरादी तौर पे गोल्ड मेडल ली है। माजी में हॉकी की टीम जो हमारी है वो ओलंपिक्स जो है वो जीतती रही है। तो नदीम अरशद साहब ने इनफरादी तौर पे पहला पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल किया है जिन्होंने ये गोल्ड मेडल ली है। और बच्चे बच्चे की ज़बान पे नदीम अरशद का नाम है, लेकिन ये इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ये देहाती से आदमी है, पेंडू आदमी है, सीधे साधे पाकिस्तानी मुसलमान हैं। और वहाँ
سجدہ شکر ادا کیا انہوں نے گراؤنڈ میں جیتنے کے بعد. اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، نہ ان کو کوئی ندیم ارشد کو کوئی لابی جو ہے یہودی لابی وہ گود میں بٹھا سکتی ہے، نہ ان کے سسرال جو ہیں وہ گولڈ سمتھ فیملی ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ اتنے تیز ترار ہیں، نہ ہی وہ اتنے شاطر ہیں، نہ ہی وہ اتنے خود غرض ہیں. ندیم ارشد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ تو سیدھے سادے ایک کھلاڑی ہیں، سپورٹس مین ہیں، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ جناب میرے گاؤں میں گراؤنڈ بنا دیں. یہ ندیم ارشد صاحب ہیں. اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے لیے تو ایک پورا تھنک ٹینک لگا ہوا تھا. شروع سے ہی کسی نے چن لیا تھا ان کو کہ جناب آپ ہمارے لیے کام کریں گے. اور میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے کئی ایک ولاگ میں جو عرض کر چکا ہوں کہ جو چائنیز انٹیلیجنس ایجنسی ہے نا، اس کی کچھ رپورٹس ہیں اور ہماری حکومت کے پاس ہیں. ظاہر ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو معاملہ ہے، تو ان رپورٹس کی روشنی میں اگر عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ پاک چائنا دوستی، سی پی آئی کا خاتمہ، مالی طور پہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو منظر یہاں پہ آ بھی چکی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ سامنے دیکھ کے بھی ان کو سمجھنا نہیں چاہ رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ میں نے عرض کیا نا، انہوں نے سجدہ شکر بجا لائے تھے یہ جب جیتے ہیں ندیم ارشد صاحب. اور جب عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 میں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جا کے کسی کھلاڑی کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے جا کے جب وہ ٹرافی وصول کی تھی، آپ وہ نکال لیں پرانا ریکارڈ، اور بہت سارے لوگوں نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو انہوں نے وہاں یہ فرمایا تھا اب میں کینسر اسپتال بنا سکوں گا. یعنی وہاں بھی اپنی ذات کو رکھا تھا. جبکہ انہوں نے کہا کہ میں جو اپنا میڈل ہے یہ ملک و قوم کے نام کرتا ہوں، 14 اگست کو ہم سیلیبریٹ کریں گے یہ گولڈ میڈل، ندیم ارشد نے کہا ہے. اور بھائی صاحب نے وہاں کہا تھا کہ جناب اچھا واقعی دوسرے جو انفرادی انعامات ملے تھے نا کھلاڑیوں کو، تو انہوں نے فنڈ ریزنگ کے نام پہ وہ بھی وہاں بڑے رولے پڑ گئے تھے. کچھ کھلاڑی نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا اس وقت توتی بولتا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے دے بھی دیے تھے. بڑے روڑا شڑا بڑا پڑا تھا. ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اولمپک گیمز کی مختلف زبانوں میں کمنٹری کی جاتی ہے. تو ان کے لیے جب انہوں نے یہ ریکارڈ قائم کیا اور گولڈ میڈل جیتا ہے، تو جو عربی میں کمنٹری کی گئی، اس کمنٹیٹر نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ ذرا سنیے. ابن الارض الطاهرة ابن باكستان، هذا البطل الكبير الذي كان معنا في هذا التخصص، والله انك امتعتنا. کمنٹیٹر کہہ رہا ہے اے مقدس سرزمین پاکستان کے بطل جلیل، واللہ تم نے ہمیں خوش کر دیا. یعنی پاکستان کے سپوت، مقدس سرزمین کے سپوت، ہم خوش ہیں، قسم سے خوش ہیں. یہ ہے. اور عمران خان، میں کہہ رہا ہوں یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عمران خان کے بارے میں 1995 میں ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا تھا، یہ بھی سنیے ذرا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان. اچھا پی ٹی آئی والوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی ہے ان کے جیتنے سے، پوری قوم جشن منا رہی ہے. اچھا خوشی کا اظہار بظاہر وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں نا خان صاحب نے اوپر رکھ رہے ہیں. واہ جی واہ، خان صاحب جی کیا گل تھی، کیا ہینڈسم تھا، کیا سمارٹ تھا. پوری دنیا میں جناب خان کے پائے کا کوئی سپورٹس مین پیدا ہی نہیں ہوا آج تک اس طرح کی. اور وہ جناب دیکھیں 92 سے آگے وہ بھی نہیں جا سکا، نیزا جو پھینکا ہے. اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اور وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ عمران خان کا اور ان کا کیا مقابلہ ہے. اور پھر جو یہ جعلی پوسٹیں وغیرہ انہوں نے لگائی ہیں، پوسٹوں سے یاد آ رہا ہے مجھے کہ کل ایک دن پہلے بڑا انہوں نے شور مچایا تھا جناب، وہ حسینہ واجد والا جو ہوا ہے انقلاب، عوامی انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش میں. تو یہاں بھی ایک جعلی جناب پرانی کوئی نکال کے نا ویڈیو کہ دیکھیں جناب یہاں بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونین جو میدان میں آ گئی ہیں، اور جمعیت کے لڑکوں کی تصویریں لگا کے نا بتا رہے ہیں جناب دیکھیں عمران کے لیے طلبہ جو ہیں وہ میدان میں آگے ہیں. وہ پرانی ویڈیوز ہیں، صاف نظر آ رہا ہے. سردیوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
कॉलेजेस बंद हैं। और हमारे एक दोस्त हैं मोहसिन बलाल साहब, वो माइक लेके गए यूनिवर्सिटी और बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात करने की कोशिश की है कि जनाब इमरान खान के लिए आप निकलेंगे, तो उन्होंने माइक के सामने बात करने से इनकार कर दिया उन लोगों ने जो इमरान खान के हामी हैं। उनका नहीं यार, साढ़े घर वाले ने बड़ी सख्ती ने मना किया है कि बड़े औखे असी पढ़ा रहे हैं, ए सियासी सूरत च नहीं पैना। इस तरह की बात। अच्छा, वो लड़के कैसे निकलेंगे इमरान खान के लिए? और फिर ऐसा है भी कुछ नहीं, ये सब झूठ है, झूठो झूठ चताली। इंतशार फैलाना ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी पीटीआई इन्हों का शेवा है। आदत हैगी कि जनाब किसी न किसी तरीके ना अफरा तफरी जी मचाई रखो, साह ना लैन दो। अब 13 अगस्त को कह रहे हैं जनाब हमने जो तहरीक शुरू करनी है, 13 अगस्त को जनाब रात को निकलेंगे नौजवान। और वो मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, ये जो जश्न आज़ादी है इसको भी ख़राब करना चाह रहे हैं कि जनाब पुलिस जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दे कि जनाब ये लोग जो है झंडे लेकर निकल आए, वाक़तन कहीं ऐसा ना हो जाए। और फिर वो जो है अलर्ट भी जारी हो चुका है, थ्रेट अलर्ट भी मेरी इतला के मुताबिक जारी हो चुका हुआ है कि ये कुछ लोग जो है शरपसंद जो हैं ये 13 अगस्त और की रात और 14 अगस्त की आड़ में कोई गड़बड़ कर सकते हैं, तो इन्हों का ख्याल रखो। तो फिर अब ये इनकी यही है। और ये जब 9 मई को गिरफ्तार हुए हैं और 12 मई को ये वापस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुड टू सी यू कह के इनको जब वापसी का रास्ता क्लियर किया, लाहौर आए, तो ये 14 मई को ना इन्होंने ज़मान पार्क में एक इजलास किया। उसमें बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर पे शरीक थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो जूम पे उस मीटिंग में शरीक थे। तो अब उस मीटिंग में शरीक एक साहब जो हैं फयाज हसन चौहान साहब, गल तो वैसे उन्होंने इंज होंगी है लेकिन बहरहाल एक एनी शाहदा वो कह रहे नहीं और उन्होंने गल से वजन लगता कि वाक़तन ऐसा हो सकता। वो ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने वहाँ मीटिंग में ये कहा तैमूर झगड़े को और एक और खैबर पख्तूनख्वा के लीडर को कि जनाब आपने ये करना है कि कल से जो मौलाना फजल रहमान के मदारस हैं ना उनके बाहर मुजाहरे करने हैं। उनके बाहर मुजाहरे करने का क्या मतलब है? अगर मौलाना के मदारस के बाहर मुजाहरे हो रहे होंगे तो क्या वो जो मुजाहरीन को है कहते ना पंजाबी सुके आन देंगे, उत्थे लड़ाई झगड़ा नहीं होना। तो वो कहते हैं जनाब फयाज हसन चौहान साहब के मैंने 3, 4, 5 मरतबा टोकने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहा तो चुप कर। वो कहते फिर मैं आउट हो गया जूम से। और बहरहाल उन्होंने भी वो लोग जो थे जिनको हदायत की गई थी तैमूर झगड़ा वगैरह को, वो भी इतनी अक्ल तो उनमें है ना। और वो नौजवान जिनको लेके जाना था वहाँ लड़ाने के लिए मदारस के बच्चों के साथ, उनको भी तो समझ होगी ना कि उत्थे जाओगे तो सीधी सीधी लड़ाई है। अब ये फिर कह रहे हैं जब 13 अगस्त को बाहर निकले, और 13 अगस्त को मैंने कल पिछले भी इलाके में कहा था निकल नहीं देना उन्होंने। जिस तरीके ने ये जश्न मनान जिन्होंने मनाना इन्होंने नहीं निकल देना। यार ये तो नहीं जोगे नहीं है, सच्ची गल ये आ, ये तो भुख हड़ताल नहीं कर सकते। वो भूख हड़ताली कैंप जो पार्लियामेंट के बाहर लगाया था इन्होंने वो भी लपेट दिया। अच्छा, भूख हड़ताली कैंप भी क्या था कि जनाब शाम की चाय पी के आना है और डिनर से पहले उठ के चले जाना है। उसमें भी बंदे नहीं होते थे, खाली होता था। शर्मिंदगी हुई है इन लोगों को, वो भी ख़त्म कर दिया। और इनकी जुर्रत का तो ये आलम है कि जमात इस्लामी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश की इन्होंने कि जनाब आप जो है ना, जो उन्होंने धरना दिया हुआ था रावलपिंडी में कि जनाब आप जो है ना वो इलेक्शन का मुतालबा कर दें। हाफिज साहब ने किया, हाफिज नईम ने, ओ भाई जी ये तुसी करो, थोड़े को फार्म 45 है तो फार्म 47 है, असं तुम सारे फार्म 45 देते हो, जाके केस लड़ो। इन्हें तो काबू नहीं आए। और शेब शीन साहब जो हैं वो गए वहाँ, वो तकरीर करने लगे तो पुलिस आ गई है। तो फिर आपने वो फुटेज देखी होगी कि मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ से वो फरार हो रहे हैं, घबराए हुए हैं। तो इन्होंने तहरीक चलानी है, ये तहरीक चलाएंगे। बहरहाल ये इमरान खान साहब जो हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंतशार फैले, और इंतशार फैलने से रोकने के लिए जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं उन्होंने जो कह दिया है, तो उसके बाद तो ये इस बात को मैं समझता हूँ पत्थर पे लकीर समझे कि खान साहब की जो इंतशारी सियासत है ना
اس کا خاتمہ تقریباً ہو چکا ہوا ہے. بڑے ترلے مارے, منتاں کیتیاں کہ جناب میرا ملاقات میرا گل کر لو, وہ میں بندہ مقرر کرتا, تسی نمائندہ مقرر کر دو. انہوں نے کہا نہیں بھائی, ایبسولوٹلی ناٹ, ایک گل بھی نہیں بننی. بڑے مطالبے تو چھڈنا کہ جناب الیکشن دوبارہ کروا دیو, میرا مینڈیٹ واپس کروا دیو, اور مینوں آئندہ وزیر اعظم بنانے کوئی رکاوٹ نہ پاؤ, ایسے قوم نوں گھر بھیج دو. انہوں نے چھڈ دیو. ہاں, پہلا مطالبہ پتہ کیا ہے کہ میرے خلاف مقدمات ختم کر کے مجھے رہا کیا جائے. اور جو کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ وہ کہیں آگے جا کے ہے. ان کا چھڈو بھائی جی, تھوڑا کوئی گل نہیں. انہوں نے جو سید عاصم منیر جنرل صاحب نے جو نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کیا ہے, وہ 2 دن پرانی بات ہو گئی ہے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا جرم ہے نا, وہ فساد فی الارض ہے, زمین پہ فساد پھیلانا. اور انہوں نے فتنہ خارج کا بھی ذکر کیا. جو خارجی ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو فتنہ خارج کا نام دے دیا ہو. یہاں جو طالبان ہیں پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں. اور دوسری جو انہوں نے بات کی اسی کے ساتھ, فساد کے ساتھ, کہ احتجاج کرنا تو بھائی ضرور کریں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کو نہیں کہہ رہے, وہ تو احتجاج کرتے ہی نہیں, وہ تو بندوق لے کے آتے ہیں. احتجاج تو یہی لوگ کر رہے تھے نا جو 9 مئی کو کہتے ہیں پونمن احتجاج کے لیے نکلے ہیں. ان کو جناب احتجاج کرنا تو کریں, بالکل کریں, لیکن پرامن احتجاج ہو. ایک بات انہوں نے کی. اور دوسری بات انہوں نے کی, جو سوشل میڈیا پہ کے ذریعے یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر ان کو انہوں نے جو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے ان لوگوں کو. اور پھر ان کا انتشار ہی کی بات آگے جا کے وہ کرتے ہیں کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی نہ انتشار پھیلانے کی, تو رب کریم کی قسم اس کے آگے ہم کھڑے ہوں گے. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر, لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی ایک کی پاپولرٹی سے, مقبولیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر وہ ان کے لیے فتنہ ہے, اور فتنے کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. یہ پکی بات ہے. اور پھر انہوں نے وہی بات جو میں نے اپنے ولاگ میں کی تھی, جب بنگلہ دیش والے جو انقلاب کے حوالے سے میں نے کہا تھا وہاں 2 قومی نظریہ زندہ ہو گیا ہے, تو عاصم منیر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. اور بلکہ ملتے جلتے الفاظ انہوں نے جو میں نے ولاگ میں کیے تھے کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج 2 قومی نظریہ میں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا کہنے والے جو ہیں آج کہاں ہیں. اور آخری بات کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں, اضافی مخصوص نشستیں, یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں. تو اس میں کچھ ہرڈلز ہیں, نظر ثانی کی درخواستیں بھی گئی ہوئی ہیں, اور پھر ایک بل جو ہے, بلکہ قانون جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا, وہ بھی پاس ہو گیا, قانون بن گیا, دستخط ہو گئے, گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا. تو اس کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب پہلے دن بھی پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ جو قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کس قانونی اختیار کے تحت, کس آئینی اختیار کے تحت, کس آئینی آرٹیکل کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہ حکم دیا ہے؟ وہ تو درخواست گزار ہی نہیں تھے پی ٹی اے والے. اور درخواست گزار کون تھے؟ درخواست گزار تھے سنی اتحاد کونسل والے. ان کو ملے کچھ نہیں. پھر اختلافی نوٹ آ گیا 2 ججوں کا, مسٹر جسٹس امین الدین خان کا اور مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان کا. انہوں نے بھی یہی بات کر دی کہ جناب جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو فیصلہ, اس پہ عمل درآمد کرنے کے پابندی نہیں ہے دیگر آئینی ادارے. اور پھر میں نے اس میں جو 14 رکنی بینچ ہے, یہ 31 جولائی 2009 کا فیصلہ جو ہے, جو افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں 14 رکنی بینچ نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست پہ دیا, تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ, اور اس کی تفصیلات میں بتا چکا ہوں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ ہونا اس پر عمل نہیں ہوتا, غیر مؤثر ہوتا ہے. تو یہ اس پہ اب جو ہے
सैयद मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक तहरीरी फैसला जो है, अबूरी फैसला है लेकिन वो तहरीरी फैसला जारी किया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतरम निल्ला साहब और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। ये एक नेशनल बैंक पाकिस्तान जो है ना, उसका एक केस था जो 25 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि उसके जो मुलाजमीन गए थे कि उनको पेंशन अदा की जाए, तो वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो तौहीन अदालत की जो है उसके लिए दरखास्तें जो हैं वो चल रही हैं और वो रिपोर्ट ये दी गई है कि 764 लोग जो हैं उनको पेंशन जो है वो अदा की जा चुकी हुई है, उनका प्रोसेस हो गया। बाकी जो लोग हैं वो अंडर प्रोसेस है। तो ये जनाब इन्होंने फौरी तौर पे जो है नेशनल बैंक के जो सदर हैं रहमत अली सहनी, उनको तलब कर लिया, उनके लीगल हेड को तलब कर लिया कि ये एक फ़ैसला है, इतनी देर से पड़ा हुआ है, हुक्म है अदालत का, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। तो फिर उसमें उन्होंने कुछ अहकामात भी जारी किए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब तौहीन अदालत लग जाती होंगी अगर साढ़े फैसले ते अमल ना होवे थे। उन्होंने कहा जनाब तौहीन अदालत जो है ना, अदालती फैसलों के नफाज का बड़ा अहम ज़रिया है और इसका मकसद जो है अदालती फैसलों का एहतराम यकीनी बनाना है। ये डराना वा तौहीन अदालत जिहड़ी लगती है ना, वो डराने वास्ते होंगी है। ये हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते थे, उन्होंने बाकायदा जो सेशन जज से खिताब करते हुए कहा था कि भाई जी एवं तौहीन अदालत ना लाई जाना, इख्तियार थोड़ा हैगा लेकिन उन्हें डराने वास्ते इस्तेमाल करीदा। ये कह रहे हैं एहतराम काहदा होया? एहतराम तो जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला वह एहतराम आप ही हो जाता, ऑटोमैटिकली हो जाता। और फिर कहते इसके बगैर तो अदालत ऐसी है, अगर इस इख्तियार पे तो जैसे दांतों के बगैर हो, यानी ये जो तौहीन अदालत का कानून है ना, ये दंद है कहने अदलिया के, यही मतलब बनता ना, और की मतलब बनता। और फिर बनता जनाब अफराद या अदालों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो अदालती फैसलों पर अमल करें। और इसका मकसद ये भी होता है कि आइन मजबूत हो, अदारे मजबूत हों, जमहूरियत मजबूत हो, इस तरह का। बिल्कुल ठीक है, ये बात इन्होंने की है कि कोई बंदा जो है वो इनकार कर ही नहीं सकता कोई अदारा अदालती फैसले से, लेकिन ये ज़रूरी है जो 175 में इख्तियार दिया गया हो ना आर्टिकल में, कि आइन और कानून के ताबे रह के उसकी मुताबिकत में जो इख्तियार आइन और कानून ने दी हैं उसके मुताबिक फैसला करना है आपने। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो खिताब किया है, उन्होंने तो सीधा मलबा जो है वो अदलिया पे डाल दिया है। उन्होंने कहा जनाब ये जो क्राइसिस है ना, ये अदलिया ने पैदा किया हुआ, और वो कहना कि अदारों के दरमियान एक फासला नज़र आ रहा है और अदलिया ने, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहरान पैदा करने वाले, उन्होंने कहा जनाब ये प्याली का तूफ़ान था, ये पीटीए वाला रोला छोला डाल रहे थे, इन्होंने उसको तूफ़ान में बदल दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने, और एक बड़ा बहरान बना दिया उन्हें। और वो कहते हैं जनाब ये जो है ना, ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी, यानी भाई जी जो क्राइसिस पैदा हो रहे हैं ना, ये तुसीं आपे ही पैदा किया और अपने वास्ते ही पैदा किया। बिलावल साहब कह रहे हैं कि भाई साहब वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था, सीटें टाफियों की तरह बांट दी आप लोगों ने। और वो कहते हैं जनाब पूरी दुनिया में ना, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जनाब नदीम अरशद और इमरान का कोई मुकाबला ही नहीं है, इसी तरह बिलावल ने कहा कि पाकिस्तानी अदलिया का ना पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। ये एक डैम भी बना सकती है, बाबा डैम वाला, ये समोसों टमाटरों की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है, तंजिया कहा उन्होंने। तो दूसरी तरफ जो मैंने अर्ज़ किया ना कि उस फैसले पे मैंने पहले दिन से अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि अमल दरामद नहीं होना, और तरमीमी इलेक्शन एक्ट है ना, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई हैं कि जनाब जो लिस्ट जमा करवाएगा शेड्यूल के मुताबिक उसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, इन्होंने नहीं करवाई इनको नहीं मिलनी। और फिर कोई बंदा एक जमात में शामिल होने के बाद आज़ाद बंदा जो है वो किसी दूसरी जमात का इकरारनामा जो उसके साथ वाबस्तगी का हलफनामा नहीं दे सकता, मनसूख नहीं हो सकता वो ये। और फिर एक बात कि जो टिकट जमा नहीं करवाएगा ना पार्टी का कागजात नामजदगी के वक्त, वो वाबस्तगी ज़ाहिर की हो या ना की हो, वो उस पार्टी का बंदा नहीं समझा जाएगा, आज़ाद उम्मीदवार समझा जाएगा। तो इस तरमीम के बाद, इन तरामीम के बाद ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये गैर मौसर हो गया है। जो उन्होंने अहकामात जारी किए हैं
मेरे ख्याल में गैर मौसर हो गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया हुआ है उस पर अब अमल दरामद हो ही नहीं सकता। कुछ कहते हैं माजी से इतलाक, मैंने कहा माजी हले आया ही नहीं यार, हले तो फाइनल ही नहीं होया, नजरसानियां पेंडिंग पई हैगियां, उत्ते किहड़ा अमल दरामद हो गया सी, उत्ते हले अमल दरामद नहीं होया पूरी तरह। इलेक्शन कमीशन गया है जनाब कि कितना अमल करिए दस दो, ये सारा रोला है। अब सूरत ये बनने जा रही है कि जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी हुक्मराना इत्तेहाद की जमातों को, जो इस फैसले के नतीजे में ख़त्म कर दी गई, इस कानून के बाद स्पीकर या कौमी असम्बली सेक्रेटरीट एक ख़त लिख सकता है इलेक्शन कमीशन को, जनाब ये कानून आ गया, इस कानून के मुताबिक वो और जो पुरानी नशिस्तें हैं ना वो बहाल कर दी जाएँ और उनको मदऊ कर लिया जाए इसमें अजलास में, और फिर इनकी 2/3 अक्सरियत हो जाती है। और फिर एक मिसाक जमहूरियत जो है ना उसमें एक ये शिक भी शामिल थी कि एक तो ये अदालत है ना जो हाई कोर्ट और वफाकी अदालत के फैसलों के खिलाफ पीले सुने सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, लेकिन जो आइनी मामलात हैं और जो सियासी मामलात हैं उसके लिए अलग सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले जड़े ने वो तो पहलों ही अदलिया ने बड़ी खार खाए बैठे ने। भुट्टो साहब की, जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से लेके बेनज़ीर हुकूमत की 2 दफ़ा हुकूमतें गिराई गई, दोनों मरतबा बहाल नहीं हुई, और भी बहुत सारे मामलात हैं। और पीपल्स पार्टी वाले तो जो इख्तियारात हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, ये वो कहते हैं पर कटने दी हमेशा, और नून लीग वाले रुकावट बनते रहे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठे हैं, तो अगर मिसाक जमहूरियत की तरफ बात चली गई ना, पार्टी एक अलग सुप्रीम कोर्ट अलग, मंसूर अली शाह साहब की सरबराही जी ये जनाब अपीलां पुलां सुने, और दूसरे मैटर जड़े ने वो एक सुप्रीम कोर्ट अलग। और ये भी हो सकता है कि सियासी सुप्रीम कोर्ट, जो आइनी सुप्रीम कोर्ट है वो सियासी सुप्रीम कोर्ट से बरतर हो, ये भी तो हो सकता है ना, और उसके सरबराह कोई और हो और उसमें तस्वीर भी कर दी जाए। ये तस्वीर वाला मामला और ये दूसरी सुप्रीम कोर्ट का क्याम जो है ये वाला मामला, दोनों इस वक्त पाइपलाइन में है। ये जो साहब कह रहे हैं ना कि जनाब मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, इनके पास हुक्मरानों के पास सिर्फ 2 माह है, 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम डाल दें जनाब ECL में, ये इनकी खुशफहमी है। जिनके ये कंधे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि जनाब काजी साहब जो है 25 को चल जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, और सैयद मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, और फिर सत्ते खैरान। ये सत्ते खैरान नहीं होनी है। मैंने कई अपने पिछले 2-3 व्लॉग्स में जब मैं सैयद मंसूर अली शाह साहब की बात करता हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ, इसमें जोर दे के बात करता हूँ कि हालात में अगर तब्दीली ना हुई तो फिर सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं ये 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। हालात में अगर तब्दीली ना हो, इसमें जोर दे के मैं थोड़े कहूँ ज़्यादा समझ तो आ गई होनी है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।